वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था उसी चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या टॉपिक है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी वाले इसका नाम जान सकते हैं समविभव पृष्ठ। क्या नाम जान सकते हैं? समविभव पृष्ठ। क्या आज पढ़ने वाले बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो हमारा समविभव पृष्ठ हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो टॉपिक है ये बोर्ड में भी है बेटा, और कंपटीशन जो अगर आप कोई देना चाह रहे हैं जेई या नीट का, उसमें भी ये टॉपिक है। और इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम पूछी गई हैं अब तक, नीट में भी पूछा गया और जेई में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा इसका नाम क्या कह रहा है, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा कोई सरफेस हो जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, आपका इक्वल हो, तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो अगर कोई सरफेस ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है और इसके हर पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया जाए, ये पॉइंट लें या ए पॉइंट लें या ये पॉइंट लें या ये पॉइंट या कोई भी पॉइंट लें या यहाँ पे कोई पॉइंट लें, तो हर पॉइंट पे बेटा क्या जो अगर पोटेंशियल सेम हो, सिमिलर हो, तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो इसकी डिफिनेशन तो बहुत सिंपल हो सकती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कहा जाएगा? किसी वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू समान होती है, वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे? अ सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिमिलर एवरीवेयर। सिंपल ऐसे कहा जा सकता है। तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि ऐसा हमारा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर हो, क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ बोला जाता है। अब इसको हम ड्रॉ करें। जो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं। मान लीजिए बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। मैं इससे एक आर डिस्टेंस लूँ। क्या लूँ बेटा? एक आर डिस्टेंस लूँ। तो इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इस आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट चार्ज के थ्रू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। जो अगर ये पॉइंट इस साइड के बजाय इधर हो आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट यहां होता तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती? तब भी इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल यही होता, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये बेटा पॉइंट यहाँ के बजाय इस पॉइंट पे होता जो होगा, तो पोटेंशियल क्या होता? तब भी यही होता, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। जो कर बेटा ये पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ होता, तब कितना होता? तब भी पोटेंशियल यही होता, आर डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अच्छा बेटा जो अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ होता तो तब भी यही होता, V इक्वल टू सिमिलर, बार बार क्या लिखना, जो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता बेटा तब भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ही होता, जो अगर आर डिस्टेंस होती। जो अगर ये पॉइंट बेटा यहाँ पे होता तो तब भी आपका के क्यू बाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता। और जो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तब भी आपका क्या होता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। तो जो अगर ये सारे पॉइंट, हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट बन सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे पॉइंट हमारे निकल के आ सकते हैं। जो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिला दें, क्या कर दें बेटा? इन सारे पॉइंट्स को हम मिला दें। क्या कर दें? मिला दें। तो इस सरफेस, एक हमारा इस सरफेस बनेगा। इन सारे पॉइंट को मिला दें तो हमारा ये क्या बनेगा बेटा?
एक सरफेस बनेगा और इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इस पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इस पे भी कितना है, उतना है। इस पे भी उतना ही है, इस पॉइंट पे भी उतना होगा। और जो अगर आगे देखें, इस पॉइंट पे भी वही होगा, इस पॉइंट पे भी वही होगा, इस पॉइंट पे भी वही होगा। तो ये सरफेस हमारा कैसा सरफेस बन जाएगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। आपको पहले ये बताया जा चुका है, इस बात को फिर से एक बार हम बता देते हैं। जो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो इससे जो फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जाती हैं। कैसी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किधर की तरफ होती है बेटा, आउटसाइड होती है। इसको लर्न कर लीजिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर बनाते हैं, चार्ज से फार अवे, दूर की तरफ। और जो अगर ये निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होती है बेटा, चार्ज की तरफ होती, टुवर्ड्स द चार्ज होती है। निगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड टू द चार्ज होती हैं। निगेटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन किधर होती है बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। ये आप लर्न कर लीजिए, इससे पहले भी आपके फर्स्ट चैप्टर में था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब ये चार्ज हमने कैसा लिया था, पॉजिटिव लिया था। जो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लूँ तो इससे फील्ड लाइन क्या होगी बेटा, इधर की तरफ होगी। इसकी फील्ड लाइन किधर होगी बेटा, इधर की तरफ होगी। ये फील्ड लाइन किधर होगी बेटा, इधर की तरफ होगी। ये फील्ड लाइन किधर होगी बेटा, इधर की तरफ होगी। और ये फील्ड लाइन आपकी इधर की तरफ होगी। ये फील्ड लाइन किधर होगी बेटा, इस साइड की तरफ होगी। और ये फील्ड लाइन बेटा किधर होगी, इस साइड होगी। और ये फील्ड लाइन आपकी किधर होगी, इधर। ये आप लर्न करके रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड टू द चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ओके बेटा, तो ये हमारा एक सरफेस S बना, मान लीजिए S1। तो S1 सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। तो क्या इस तरह हमारा दूसरा सरफेस यहाँ पे नहीं बन सकता है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर होगी पॉइंट चार्ज के केस में। तो भी हमारा ये क्या है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या इस तरह हमारा एक और सरफेस इसी में बना लिया जाए, चलो। तो S1, S2, S3 और बनाना चाहें तो S4 बनाइए, S5 बनाइए, S10 बनाइए, 1,00,000 बना लीजिए, इससे कोई मैटर नहीं होता। तो हमारे S1, S2 और S3 जो सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस कैसे हैं, S1 surface, S2 surface and S3 surface are 3 different equipotential surface। S1 क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये हमारी फील्ड लाइन है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ये सारी तो फील्ड लाइन है, तो एक पे लिख देते हैं हम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और बेटा S1, S2 और S3 क्या है, S1, S2 इसको रफ कर दिया जा रहा है। S1 and S2, S3 आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। S1, S2 and S3 आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये हैं कैसे, इनका शेप क्या है, तो इनका शेप स्पाइरिकल है। क्या है, क्योंकि जो अगर बेटा चार्ज, ये 2D डायग्राम में सर्कल बनता है, कॉपी पे आप सर्कल बनाएंगे, लेकिन जो अगर चार्ज मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब ये रीजन, ये पूरा क्या बनेगा बेटा, एक स्फीयर से ही तो इसको कवर करोगे। तो पॉइंट चार्ज के केस में जो हमारे, कैसा चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज के केस में जो हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्पाइरिकल। ये कैसे बनेंगे,
पॉइंट चार्ज, लर्न करके रखिएगा, पॉइंट चार्ज के केस में, किस चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में हमारे इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्फेरिकल सरफेस। तो S1 S2 S3 कैसे सरफेसेस हैं बेटा, ये स्फेरिकल हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि S1 पे पोटेंशियल ज़्यादा है या S2 पे पोटेंशियल ज़्यादा है या S3 पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो देखो पॉइंट चार्ज के केस में आपका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज के केस में KQ/R, और यही K क्या है, 1/4πε0। तो S1 पोटेंशियल की डिस्टेंस ये है इक्विपोटेंशियल, S2 की डिस्टेंस ये है, और S3 की डिस्टेंस क्या होती है, उससे ज़्यादा है। तो हमें लग रहा है जैसे जैसे चार्ज से दूर बढ़ेंगे R की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, बिकॉज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के केस में, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि VS1 का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन है VS2 पोटेंशियल इज ग्रेटर देन VS3 पोटेंशियल। S1 का पोटेंशियल ज़्यादा है S2 से और S3। अच्छा यहाँ फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एक सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल क्या है, पूरा का सरफेस है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ, तो ये फील्ड लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे लर्न करके रखना है। क्या लर्न करके रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या है, ये आप परपेंडिकुलर है। अच्छा यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं पॉइंट, या इसको प्रॉपर्टी में बता देंगे हम, प्रॉपर्टीज़ में बता दिया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन अभी याद रख लीजिए इस पॉइंट को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा बताइए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, पहले भी बताया जा चुका, पॉजिटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज से बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, उससे कम यहाँ का है, और उससे कम यहाँ का। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से बाहर की ओर लो पोटेंशियल जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम जल्दी से स्पीड पे पकड़ के बताते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डिफिनेशन क्या है, बेसिक डिफिनेशन है कि a surface over which potential similar everywhere is known as equipotential surface. Example for a point charge, that is the equipotential surface. एक पॉइंट क्या है कि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ट द चार्ज। जो अगर पॉइंट चार्ज ना होता, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ES का मतलब यहां आप ये समझ लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो पूरा लिख देते हैं, लिखा तो है ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज सिमिलर एवरीवेयर। पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ऐसा पृष्ठ जहां प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है
सम विभव पृष्ठ होता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा, मैं शार्ट में लिखता हूँ पोटेंशियल सिमिलर एवरीवेयर, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, पोटेंशियल सिमिलर टू एवरीवेयर। पहला प्रॉपर्टी हो गया पोटेंशियल सिमिलर टू एवरीवेयर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, जो अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। तीसरा पॉइंट हो सकता है देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मैं मान लेता हूं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा, इसकी परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन पैरेलल मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टेंजेंशियल या पैरेलली, टेंजेंशियल लिख लेते हैं, टेंजेंस, क्योंकि पैरेलली में क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर आ जाएगा, यहाँ पे ये पैरेलल है तो टेंजेंशियल लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा फोर्थ प्रॉपर्टी है, मीन स्पर्श रेखीय वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पे नो, देयर इज नो, मतलब नहीं होता, ऐसे कहा जाए कि स्पर्श रेखीय, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो स्पर्श रेखीय दिशा में कोई भी वैद्युत क्षेत्र का घटक नहीं होता। अगली बात हम जो अगर करें तो क्या किया जा सकता है बेटा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन S1 और S2 और S3 हैं डिफरेंट इक्विपोटेंशियल, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट to each other। Two equipotential surface never intersect to each other। If two equipotential surface intersect, मान लीजिए दो equipotential surface intersect करते तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन होती, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस होंगी बेटा, टू डायरेक्शन, दैट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा बताइए, जो अगर एक चार्ज को बेटा, एक चार्ज यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाएं, मान लो S1 सरफेस पे ही, एक S1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे बना सकते हैं, ये S1 है, एक चार्ज को, वही S1 यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक चार्ज, एक हमारा चार्ज कितना है, Q है, जिसको हम A से B तक लेके आए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, Q BB माइनस B, बट ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, S1 इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। जब S1 इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA की वैल्यू किसके बराबर होगी, BB के बराबर होगी, तो यहाँ पुट करेंगे तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, Q BA माइनस BA, दैट इज द 0। तो
तो इसका पॉइंट क्या हो सकता है, देयर इज नो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को कहीं भी लेके जाओ, उस पर्टिकुलर S1 पे ही है, लेकिन S1 से S2 पे लेके जाओगे, एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे पे ले जाओगे तो वर्क डन होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे S1 पे कहीं मूव कराए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 0, S2 पे कहीं मूव कराए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 0। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे, देयर इज नो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। There is no amount of work done to move a charge in a equipotential surface. इसको रब कर देता मैं। अगला क्या है कि मैंने एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था, इससे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे मान लो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ का ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल BB है, और ये मान लो डिस्टेंस तुमने S ट्रैवल की। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? S डिस्टेंस ट्रैवल की, या आप D डिस्टेंस मान लीजिए ट्रैवल करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनेशन की थी, क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चलने पे क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा? नहीं हो रहा। यहाँ भी वही पोटेंशियल है, यहाँ भी, और आप डिस्टेंस चल के आए हैं, आगे जाएंगे तो डिस्टेंस और भी चलेंगे। तो ये क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर पे की बात कर रहे हैं, एक से दूसरे पे नहीं कर रहे हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन अ पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। लिख लीजिए, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन अ पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल, E मीन Q, S में सरफेस इज 0। एक पॉइंट और आपको हमने बताया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो हमारा आप क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं बनाता हूँ। इसको लिखता हूँ 30 वोल्ट, इसको लिखता हूँ 20 वोल्ट, और इसको लिखता हूँ 10 वोल्ट। और मैं कह दूँ ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, S1, S2 एंड S3। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। तो किस चार्ज के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे उसका भी हम बना लेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होते हैं, कौन से चार्ज के लिए पैरेलल होंगे, किस चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होंगे। तो 2-3 चार्ज सिस्टम के हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ भी कर लेंगे। तो मान लीजिए एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है S1, एक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस S2 है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस S3 है, जिनके पोटेंशियल 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट दिए। मैं कह दूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए। तो बताइए मैंने क्या बताया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर इक्विपोटेंशियल टू लोअर इक्विपोटेंशियल, और हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? 90 डिग्री। ये यहाँ पे कितना एंगल, और डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? हायर टू लोअर होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। हायर इक्विपोटेंशियल सरफेस टू लोअर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डायग्राम निकाल लीजिए। अच्छा, जो अगर मैं ऐसे ना बनाता और ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, कैसा भी नहीं बना लेना है। मैंने लिखा है ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला पॉइंट है, अच्छा जो अगर ये मैं कहूँ ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये है, ये है और ये है। ये -30 वोल्ट है, ये -20 वोल्ट है, और ये -10 वोल्ट होता है। अब मैं कह देता हूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो देखिए बेटा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन वगैरह नहीं देखते, बिकॉज इट्स ओनली ट्रीटेड एज अ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करें तो -30 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो -10 मान के बढ़ा जाता है स्केलर क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हम कई बार बोले हैं कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी विद साइन माना जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी तरह बहुत सारे आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये बना लिया, ये कैसे भी शेप के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेन बने, सिलेंड्रिकल बने, स्पायरिकल बने, कैसे भी शेप के बन सकते हैं। ये हम 5 वोल्ट लिखूँ या 20 वोल्ट लिखूँ और 25 वोल्ट लिखूँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बेटा? दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज इट्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्या है, जैसे मैं और 1-2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं। चलिए एक बात और पढ़ लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए ये VS1 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस S1 है, और अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या है? S2 है। इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, और ये कहा जाए V2 इज ग्रेटर देन V1। मान लीजिए 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, वन इज S1 अनदर इज S2, V2 इज ग्रेटर देन V1, और मैं तुमसे कहूं फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा डायरेक्शन तो आप सिंपल जान जाएंगे। डायरेक्शन कैसे जान जाएंगे? डायरेक्शन सिंपल इन द सेंस जान जाएंगे क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन तो ये होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा? E इक्वल टू, हमने डेरिवेटिव फॉर्म पढ़ा था, -ΔV/ΔR। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माइनस क्या बताता है कि ये हायर से लोअर की तरफ है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड, और ये n यूनिट वेक्टर था, जो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आप निकालने के लिए क्या करेंगे? ओनली करेंगे ΔV/ΔR। लेकिन R कौन सी डिस्टेंस लेनी है? आपको इन दोनों के बीच की कौन सी डिस्टेंस है बेटा? ये ΔR आपकी होनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे भी डिस्टेंस नहीं लेनी है। कैसी डिस्टेंस लेनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी। कैसी डिस्टेंस लेनी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं। ये कैसी डिस्टेंस होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अब ΔV का क्या मतलब होता है बेटा? ΔV का मतलब होता है V2 माइनस V1, और ये ΔR परपेंडिकुलर। कैसी डिस्टेंस लेनी है? परपेंडिकुलर। कोई भी डिस्टेंस आपको नहीं लेनी है। जैसे मैं 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं और आप मन में विचार करें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस होगी, तो मैग्नीट्यूड आप सिंपल बता देंगे V2 ΔV/ΔR से, और डायरेक्शन क्या होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर। लेकिन ΔR क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए एक सरफेस ए है, एक सरफेस ए है, एक सरफेस ए है, और मैं ये डिस्टेंस दूं, ये मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, और ये आपका बेटा क्या है? ये S1 है, S2 है और S3 है, और इनके पोटेंशियल हैं V1, V2 और V3। तो जब आप ΔR लिखेंगे तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला डिस्टेंस लेंगे क्या? नहीं, दैट इज द डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंगे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। समझ आ गई बात कि आपको 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे तभी मैंने साइन बना दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और फिर डिफरेंट चार्ज सिस्टम के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं
कि एक हमारा मान लीजिए वायर चार्ज है, इनफाइनाइट वायर चार्ज है, इसके थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, इसके थ्रू कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए तो स्फेरिकल बनते हैं, लेकिन वायर चार्ज के लिए कैसा बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। पास पास रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक माइनस चार्ज है, बताओ कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। मैं कह दूँ एक सीट चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो क्या इसका इक्विपोटेंशियल बनेगा, कैसा बनेगा। बहुत डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं। तो डिफरेंट चार्ज सिस्टम के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। उससे पहले इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि वायर के थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा। ऐसे जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, और नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है कि इन चार्ज सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हमें लग रहा है कि क्लास लंबी हो जाएगी, तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिफरेंट चार्ज सिस्टम के इक्विपोटेंशियल सरफेस आज या कल की क्लास में हम प्रोसीड करें। तो बेटा मान लेता हूँ कि मैं ये हमारा एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और ये हमारा क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए गए हैं। एक ही सरफेस दिखाया गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है। एक हमारा कैसा सरफेस दिखाया गया बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है। और एक हमारा सरफेस क्या दिखाया गया है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे है बेटा, ये एक्स हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो ये किस पॉइंट पे, ये तो जीरो हो जाएगा। ये है 10 सेंटीमीटर, 10 पे 10, वहाँ से सेंटीमीटर। ये कहाँ पे है, 20 पे, ये 30 पे, और ये 40 पे। और ये एंगल मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री है बेटा। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कितने सरफेसेस हैं, ये मान लेता हूँ मैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और ये S4। जैसे यहाँ इनका वैल्यू है उसी हिसाब से चलो पोटेंशियल मान लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, 20 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, 30 वोल्ट। छोटा लिख रहे हैं क्या, बड़ा बड़ा लिखते हैं, चलो ऊपर लिख लेते हैं। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। ये है मेन क्वेश्चन है हमारा। ये हमारे 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई दे रहे हैं, S1, S2, S3 एंड S4, जिनके पोटेंशियल क्रॉसपोंडेंस टू S4 का 10 वोल्ट, S3 का 20, S2 का 30 और S1 का 40 वोल्ट है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन तो आप जल्दी बता देंगे, डायरेक्शन तो ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज द हायर इक्विपोटेंशियल टू लोअर इक्विपोटेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो ये मान लेता हूं ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री बना रहा है बेटा। ये यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये यहाँ पे 90 डिग्री इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो अगर हम डिग्री में बताएं तो बेटा हमेशा डिग्री डायरेक्शन स्लोप में भी देखा जा सकता है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला देखो ये 30 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, ये 30 है, 90 है, तो ये 60 है, और ये 60 है, ये 60 होगा 60, और ये पूरा 180 है, तो ये कितना होगा 120 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे भी कहा जा सकता है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे लिखो 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो चलो डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। तो अभी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने लिखा था, नहीं लिखा था, मैग्नीट्यूड का क्या लिखा था,
डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर परपेंडिकुलर। तो डेल्टा बी बाई डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कौन सी लेना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर। तो चाहे इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर देख लो, चाहे इसके बीच देख लो, चाहे इसके बीच देख लो, चाहे यहाँ देख लो, कोई भी दो सरफेस लो और उनके बीच का कौन सा डिस्टेंस देख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख ली जाए। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाए, इसको भी मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। तो बेटा इसका पोटेंशियल क्या है, चलो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख ली जाए, इधर से देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एज अ V1 मान लो और इसको एज अ V2 मान लो, चाहे इसको एज अ V1 मान लो, इसको एज अ V2 मान लो, चाहे इसको एज अ V1 मान लो, चाहे इसको, भाई किसी किन्हीं दो को कंसीडर कर लो, इट्स योर चॉइस। चाहे तुम इनके बीच से निकालो, चाहे तुम इनके बीच से निकालो, चाहे तुम इनके बीच से निकालो, चाहे इनके, इट्स योर चॉइस, आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है। तो चलो हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, S2 और S1 के बेसिस। तो बताओ V1 कितना होगा 30 वोल्ट और V2 कितना होगा 40 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा आर परपेंडिकुलर। तो V2 तो तुम्हें पता हो गया कितना 40 और V1 कितना है 30, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, दैट इज द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यही 90 डिग्री बना रहा, यही तो आर परपेंडिकुलर है। अब बताओ बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, ये 30 से 40 तक का है, ये 10 है। ये एंगल कौन सा है 30 डिग्री है, ये 90 है। तो 90 के सामने क्या होता है हमेशा, हाइपोटेनियस, 90 के सामने ही तो कर्ण होता है, और जो थीटा होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो अगर हम 30 कंसीडर करें तो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो आर परपेंडिकुलर, डेल्टा आर परपेंडिकुलर अपॉन 10 सेंटीमीटर, इसको कंसीडर करें 30 से 40। अच्छा, जो अगर इसको लेते तो क्या लिखते, तो 40 माइनस 10, ये 30 सेंटीमीटर चलता, और डेल्टा बी की जगह 40 माइनस 10 लिख लेते, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर परपेंडिकुलर बाई 10 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना है बेटा 1/2। तो आर पर डेल्टा आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, डेल्टा आर परपेंडिकुलर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और डेल्टा आर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस निकाले हैं तो 5 सेंटीमीटर को 5 × 10⁻²मीटर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लो, यही तो ट्रायंगल है बेटा। ये थोड़ा यहाँ से मिल जाता तो अच्छा था, तो सही लगता वो डायग्राम बनाते टाइम, लेकिन ये मान लीजिए यहाँ से मिला हुआ है, ये ऐसे है, तभी परफेक्ट ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। इस ट्रायंगल को आप सही कर लीजिए, ये यहाँ से कहाँ मिलाएंगे आप, इस पॉइंट, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल नहीं, आपको रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा होगा। तो इसको चलो सही कर लेते हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप खुश हैं, आप खुश रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। वो शुरुआत में ध्यान देना चाहिए था मुझको कि ये डायरेक्शन, तो ये अब ट्रायंगल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रेक्टेंगल टाइप का चतुर्भुज दिख रहा होगा, नहीं वो बनेगा यहीं से। तो आप कितना आया बेटा 5 सेंटीमीटर है, और मीटर बनाएंगे तो क्या होगा 5 × 10⁻²। तो ये 40 में 30 निकल गया, 10/5 × 10⁻²। तो 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 200। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा 200, और इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो क्या आंसर होगा, मैग्नीट्यूड होगा 200 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। हाँ भाई, ऐसे ही पॉइंट पे चलाएंगे, इक्विपोटेंशियल 90 डिग्री बनाएंगे तो यही पे पास करेगा। तो ये लाइन आपको ऐसे बनानी। अब आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं, और डिफरेंट चार्ज सिस्टम से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए जाएंगे उस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बेटा। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी, कुछ प्रॉब्लम जेई में दी हुई हैं, कुछ नीट में दी हैं, जो अगर आपके पुराने साल के पेपर पढ़े हो या आप बोर्ड की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, उसमें प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, आप करिए। और आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू। बाय।